बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो, वेलकम टू अनदर कॉन्सेप्ट ऑफ बायोलॉजी। आज बायोलॉजी की इस लेक्चर के अंदर हम जो चीज़ डिस्कस करेंगे वो है यूनिट नंबर 8 क्लास 9 का न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन क्या होती है? न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। न्यूट्रिशन के अंदर आती है डाइट, ठीक है, हमारी डाइट, खुराक। सबसे पहले तो हमारी खुराक या हमारी गज़ा, ठीक है, जो फूड हम ले रहे होते हैं वो आती है न्यूट्रिशन के अंदर। डाइट, इसके अलावा हम क्या न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, उस खुराक के अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, या तो वो जो हमारी बॉडी के लिए बहुत नफ़ा बख्श हो, या ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि हमारी बॉडी की कमी पूरी ना कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये चैप्टर इस सब चीज़ों के जो है टोटल इसमें इन सब चीज़ों की डिस्कशन होगी। सबसे पहले हम आ जाते हैं मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। मिनरल, ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो मिनरल न्यूट्रिशन है, मादनियात, मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स के अंदर जो मिनरल्स की न्यूट्रिशन है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर को ना मैं एज अ की वर्ड्स और एज अ टॉपिक वाइज डिस्कस करूँगी। लाइक इस चैप्टर के अंदर सिर्फ मैं वही चीज़ें बताऊँगी, आप लोगों से डिस्कस करूँगी जो एज अ पेपर इम्पॉर्टेंट है, जो एज अ कॉन्सेप्ट बेस इम्पॉर्टेंट है। और इसके अलावा एक्स्ट्रा चीज़ में आप लोगों से कोई डिस्कस नहीं करूँगी जो पेपर के हवाले से ना हो, या फिर जो एक्स्ट्रा जो है इसके अंदर जो होता है वर्डिंग या एक्स्ट्रा रीडिंग। तो इसमें वही चीज़ डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है और हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। तो मिनरल न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के अंदर जी, आपको पता है प्लांट्स तो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, ठीक है, जो कि अपनी फूड खुद, ऑटोट्रॉफिक, जो अपनी फूड खुद तैयार करते हैं, ठीक है, ऑटोट्रॉफिक होते हैं। इसके बाद प्लांट्स गेट कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये चीज़ें प्लांट्स की न्यूट्रिएंट्स में शामिल होती हैं। इसके अलावा दो तरह के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। प्लांट्स दो तरह के न्यूट्रिएंट्स के तौर पर जो है ना हमारा वाइड रेंज में वर्क करता है। एक है मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हमारे पास है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। एक हमारे पास मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और दूसरा हमारे पास माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। Micronutrients, ऐसे nutrients, the nutrients which are required in large quantities are called macronutrients. Carbon, hydrogen, oxygen, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, पोटाशियम, ठीक है। जो न्यूट्रिएंट पौधों को एक हाई रेंज में चाहिए, सबसे ज़्यादा जिन न्यूट्रिएंट्स की एक प्लांट को ज़रूरत है वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। तो द nutrients that required in larger quantities are called macronutrients. For example, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, पोटाशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। और इसके अलावा नाइट्रोजन भी हो गया हमारा, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फॉस्फोरस,
नहीं, पोटाशियम और मैग्नीशियम। इसी तरह द न्यूट्रिएंट्स सिमिलरली द न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल क्वांटिटीज, इसी तरह से जो न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को स्मॉल क्वांटिटीज में चाहिए, कम अमाउंट में चाहिए, वो होंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा द न्यूट्रिएंट्स दैट रिक्वायर्ड इन स्मॉलर, ऐसे न्यूट्रिएंट जो स्मॉलर क्वांटिटीज में चाहिए, आर कॉल्ड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मोलिबेडियम, बोरोन, क्लोरीन, जिंक ईटीसी। जिंक, क्लोरीन, ठीक है, बोरोन, ये वाले न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जो कम अमाउंट में चाहिए। क्लोरीन, जिंक। इसके बाद जी हमारे पास if any of these nutrients is not available to plant, they show abnormality and do not grow normally। अगर ये सारे न्यूट्रिएंट्स एक पौधे को ना मिले, प्लांट्स का ना मिले, तो प्लांट जो है एबनॉर्मेलिटीज शो करता है, यानी कि वो सही तरह से ग्रोथ नहीं करता, सही तरह से वो अपना उसका कोई जो स्टेबलाइज नहीं होता और ग्रोथ भी उसकी रुक जाती है। यहाँ पे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है, उनका रोल बता रहा है कि एक प्लांट की लाइफ में मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का क्या रोल है। ठीक है, हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका रोल क्या है एक प्लांट की लाइफ में, और हमारे यहाँ पे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं और इनका क्या रोल है प्लांट की लाइफ में। ठीक है, अब मैक्रो न्यूट्रिएंट्स है फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम। फॉस्फोरस, पोटाशियम, सल्फर, कैल्शियम। ठीक है, फॉस्फोरस जो है ना क्या करता है, कंपोनेंट ऑफ एटीपी है, न्यूक्लिक एसिड है, कोएंजाइम्स का कंपोनेंट है, मजमूआ है, नेसेसरी फॉर सीड जर्मिनेशन, सीड को जर्मिनेशन के प्रोसेस करने में, उसकी डेवलपमेंट में काम आता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करने में काम आता है, प्रोटीन फॉर्मेशन करता है। न्यूक्लिक एसिड का कंपोनेंट है, को एंजाइम्स का कंपोनेंट है, जर्मिनेशन ऑफ सीड में काम आता है। इसके अलावा फोटोसिंथेसिस और प्रोटीन को बनाने में काम आता है। पोटाशियम का काम आता है। पोटाशियम का काम है रेगुलेटिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। ओपन एंड क्लोज करता है किसको, स्टोमेटा की ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काम आता है। और रिड्यूसेस वाटर लॉस फ्रॉम द लीव्स, वाटर के लॉस को लीव्स में से कम करता है, रिड्यूस करता है। इसके बाद सल्फर, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोटीन, ये प्रोटीन का कंपोनेंट है।
ऑफ प्रोटीन यानी कि प्रोटीन बनाने में काम आता है। विटामिन्स एंड एंजाइम्स, विटामिन्स एंड एंजाइम्स इसका भी कंपोनेंट है। activates enzymes is a structural component of cell wall, influences water movement in cell। एंजाइम्स, ये जो कैल्शियम है इसका काम है एंजाइम्स को एक्टिवेट करना। इसका काम है एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, ठीक है। इज आ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट सेल वॉल, सेल वॉल का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, ठीक है, सेल वॉल बनाने में, और वाटर मूवमेंट करता है सेल के अंदर। ये तो होगी हमारी मैक्रोन्यूट्रिएंट्स। अब बात करते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की और उनका रोल क्या है प्लांट की लाइफ में। सबसे पहले हम करते हैं बात आयरन की। आयरन है और इसका क्या रोल है, यहाँ पे रोल है। आयरन है, फिर हमारे पास बोरोन है, मोलिब्डेनम है, कॉपर, मैग्नीशियम, कॉपर, मैंगनीज, आयरन, बोरोन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, क्लोरीन, ठीक है। आयरन क्या करता है, फोटोसिंथेसिस और एंजाइम्स की एक्टिवेशन में काम आता है। फोटोसिंथेसिस का काम और एंजाइम की एक्टिवेशन का काम करता है। अब जो हमारे पास बोरोन है ना, ठीक है, बोरोन ये इम्पोर्टेंट शुगर है इन शुगर ट्रांसपोर्ट, शुगर को ट्रांसपोर्ट करने में एक बहुत अहम पॉइंट है, ठीक है, बोरोन। सेल डिवीजन में जब सेल डिवाइड हो रहा होता है माइटोसिस के अंदर, सिंथेसिस सर्टेन एंजाइम्स, एंजाइम्स को बनाने में काम आता है बोरोन। तो इसमें एंजाइम सिंथेसिस, एंजाइम बनाने में, सेल डिवीजन में काम आता है, ठीक है। और हमारे पास जो है शुगर ट्रांसपोर्ट में, प्लांट के अंदर शुगर का ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प आउट करता है। फिर आता है हमारे पास कॉपर, कंपोनेंट ऑफ सेवरल एंजाइम्स, ये भी बहुत सारे सेवरल एंजाइम्स का कंपोनेंट है, मजमूआ है। मैग्नीज, मैग्नीज का काम है इन्वॉल्व एंजाइम एक्टिविटी फॉर फोटोसिंथेसिस, एंजाइम का काम है फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कराना, ठीक है। उसके बाद जी रेस्पिरेशन एंड नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, रेस्पिरेशन का काम करना और नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म का काम करना। जिंक रिक्वायर्ड इन लार्ज नंबर ऑफ एंजाइम्स, ये जो जिंक होता है ना, इसके अंदर बहुत सारे जो है नंबर ऑफ एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। मतलब जिंक का काम है कि नंबर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है, बनाना, ठीक है। तो इसके बाद जो जिंक के बाद है हमारे पास क्लोराइन, इसके अंदर ऑस्मोसिस ऑफ वाटर, यानी कि इसके अंदर जो है पानी की जो है ना ऑस्मोसिस का प्रोसेस करवाता है पानी के, ठीक है, अंदर ऑस्मोसिस का प्रोसेस करवाना है, ठीक है। अब बात आती है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, और सबसे जो निकल की बात की जाए तो नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म जो है उसकी उसको बनाना है,
यानी कि निकल नाइट्रोजन के मेटाबॉलिज्म को बनाता है, उसको इन्हेंस करता है। अब हमारी बात आती है रोल ऑफ नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम, कि नाइट्रोजन एंड मैग्नीशियम का क्या रोल है, ठीक है, वो कैसे जो है काम करते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, प्लांट्स नाइट्रोजन हासिल करते हैं नाइट्रेट से। नाइट्रोजन जो है मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, हार्मोन्स बनाने का, क्लोरोफिल का, विटामिन्स बनाने का और एंजाइम्स बनाने का, जो कि प्लांट की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ में। मेजर कंपोनेंट है प्रोटीन्स का, हार्मोन्स बनाने का, क्लोरोफिल का, विटामिन्स बनाने का और एंजाइम्स बनाने का, जो कि प्लांट की ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म सबसे ज़्यादा मेन फैक्टर है इन स्टेम एंड लीफ ग्रोथ में। नाइट्रोजन होगा तो लीव्स और स्टेम की ग्रोथ होंगी। अगर नाइट्रोजन की कमी बेशी हो जाएगी, अगर नाइट्रोजन जो है नहीं मतलब ज़्यादा अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्लांट की बॉडी में प्रोड्यूस होएगा तो फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग डिले हो जाएगी। तो अगर नाइट्रोजन ज़्यादा अमाउंट में हो जाता है तो फिर डिले फ्लावरिंग एंड फ्रूटनिंग, तो फ्लावर्स जो हैं वो जो है बहुत लेट जो है उन उगते हैं, ठीक है, और फ्रूटनिंग फ्रूट्स भी बहुत जो है लेट वो जो है प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन कैन रिड्यूस यील्ड, कॉज येलोइंग ऑफ लीव्स एंड स्टंट ग्रोथ। जो है लीव्स येलो हो जाते हैं और उनमें स्टंट ग्रोथ यानी कि ग्रोथ जो है वो नहीं हो पाती और अक्सर वो डेड हो जाती है, ठीक है। तो नाइट्रोजन जो है उसका काम ही है कि बहुत सारे हार्मोन्स, ठीक है, उनको प्रोड्यूस करवाना, ठीक है। यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने आपको मेजर बात बताई थी कि उसकी ग्रोथ जो है ना, प्लांट की ग्रोथ, उसमें प्रोटीन बनाने में, ठीक है, बहुत सारे हार्मोन्स बनाने में और क्लोरोफिल, विटामिन्स, एंजाइम्स जो कि प्लांट के लिए बहुत एसेंशियल है, ज़रूरी हैं, ठीक है, उनको बनाने में जो है मेन रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग मतलब ये चीज़ें आप लोग अगर अच्छे से समझ जाए ना तो आपको लेक्चर गौर से सुन लें तो आप लोग अपनी वर्डिंग में भी इसको राइट आउट कर सकते हैं। इसकी निस्बत कि आप लोग जो हैं वो रट्टे लगाएं उस तरह करें, तो आप लोग लेक्चर अच्छे से सुना करें ताकि आप लोगों को आपके माइंड में बैठ जाए और आप लोग वो अपनी वर्डिंग में उसको कन्वर्ट कर सकें। तो जो नाइट्रोजन है ना, अगर इसके अंदर जो है इसकी ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाएगी तो स्टेम्स और लीफ की ग्रोथ जो है वो डिले हो जाएगी, फ्लावर्स लेट आएंगे और फ्रूटनिंग फ्रूट्स लेट प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। यहाँ पे ये बात क्लियर आउट होगी। अब जो नेक्स्ट बात है ना वो हमारे पास है डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन। जैसे मैंने आपको बताया था नाइट्रोजन की कमी लीव्स को येलो कर देती है, उनकी ग्रोथ को स्टंट कर देती है और उनकी जो है यील्ड यानी कि पैदावार को भी रोक देती है। अब हम बात करते हैं मैग्नीशियम की। जो मैग्नीशियम है वो कैसे मेन रोल प्ले करता है। मैग्नीशियम इज़ अ स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का मैग्नीशियम एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसका स्ट्रक्चर बनाने में अहम रोल प्ले करता है। इट इज़ आल्सो नेसेसरी फॉर द फंक्शन ऑफ प्लांट्स एंजाइम्स। प्लांट्स के जो एंजाइम्स है उसका फंक्शन करने में भी ये मेन रोल प्ले करता है टू प्रोड्यूस कार्बोहाइड्रेट्स, ताकि कार्बोहाइड्रेट्स पैदा कर सके, बहुत सारे शुगर्स पैदा कर सके और बहुत सारे फैट्स। तो मैग्नीशियम जो है बहुत अहम मेन कंपोनेंट है क्लोरोफिल का, क्लोरोफिल को बनाने में, ठीक है। आज क्लोरोफिल को बनाने में, ठीक है। आसो जो है बहुत सारे प्लांट्स में एंजाइम्स को पैदा करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका काम है कि एंजाइम्स को पैदा करना, ठीक है। नेसेसरी इन प्लांट फंक्शनिंग, प्लांट्स का फंक्शन करने में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और फैट्स को बनाता है। यहाँ पे मैं ज़रा थोड़े पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि आप लोग इससे अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। जी शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बना सकें यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद एंड नट फॉर्मेशन एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नट्स बनाने में उनको बनाने में और सीड्स की जर्मिनेशन, सीड्स की ग्रोथ और उसको जो है डेवलपमेंट के दौरान उसको जर्मिनेट करने में मैग्नीशियम का होना बहुत हेल्प आउट करता है, ठीक हो गया। यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉजिंग येलो एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। अगर नाइट्रोजन की कमी हो, अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो जो है
फूल वगैरह और पत्ते वगैरह जो है मुरझा जाएंगे, वो पीले हो जाएंगे, विल्टिंग उनमें जान नहीं रहेगी और वो मुरझा जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ और वो जो कुव्वत है वो नहीं रहेगी। ठीक है, वो टोटली तौर पर जो है डेड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ क्लियर आउट कर ली अपने माइंड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स यानी कि खादों की क्या इंपॉर्टेंस है, खादें कैसे मेन रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ के अंदर और हमारे प्लांट्स के और हमारी जो है जितनी भी कल्टीवेशन का प्रोसेस है उसके लिए फर्टिलाइजर्स कैसे इंपॉर्टेंट है। एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट्स, इफ वी लर्न दैट एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू सोइल समटाइम्स रिजल्ट्स इन प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर फ्रूट, फास्टर ग्रोथ, मोर अट्रैक्टिव प्लांट्स। अब बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो है पैदावार अच्छी हो। ठीक है, उसमें कुछ मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स ऐड करवाए जाएँ जिससे हमें ज़्यादा फ्रूट मिल सके, ज़्यादा ग्रोथ हो सके और ज़्यादा कम अमाउंट में ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोड्यूस हो सके और बहुत सारे अट्रैक्टिव फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स वो प्रोड्यूस हो सकें। सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइजर्स। इन चीज़ों को नाम दिया गया फर्टिलाइजर्स का, जिसकी वजह से ज़्यादा प्लांट्स की प्रोडक्शन हो जाए, फ्लावर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोड्यूस हो सके और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो इस तरह से जो है ना प्रोडक्शन करवाई जाती है और फिर फर्टिलाइज़र जो है इस तरह से उनकी वजह से जो है ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अटेन की जा सकती हैं। फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर्स हमारे पास दो तरह की हैं, एक है इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कैसे कैटेगरी, क्लोरोफिल को बनाने में। ठीक है, आसो जो बहुत सारे प्लांट्स में एंजाइम्स को पैदा करेगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख रही हूँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इसका काम है कि एंजाइम्स को पैदा करना। ठीक है, नेसेसरी इन प्लांट फंक्शनिंग, प्लांट्स का फंक्शन करने में बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जी एंजाइम्स को प्रोड्यूस करवाता है, बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स, शुगर्स और फैट्स को बनाता है। यहाँ पे मैं ज़रा थोड़े पॉइंट्स लिख रही हूँ ताकि आप लोग इससे अच्छे से फैमिलियर हो जाएं। जी शुगर और कार्बोहाइड्रेट्स और इस तरह से बहुत सारी चीज़ें बना सकें यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ हो गई। उसके बाद एंड नट फॉर्मेशन एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड्स। नट्स बनाने में उनको बनाने में और सीड्स की जर्मिनेशन, सीड्स की ग्रोथ और उसको जो है डेवलपमेंट के दौरान उसको जर्मिनेट करने में मैग्नीशियम का होना बहुत हेल्प आउट करता है। ठीक हो गया, यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो गया। द डेफिशिएंसी ऑफ मैग्नीशियम कॉजिंग येलो एंड विल्टिंग ऑफ लीव्स। अगर नाइट्रोजन की कमी हो, सॉरी अगर मैग्नीशियम की कमी हो जाती है तो जो है फूल वगैरह और पत्ते वगैरह जो है मुरझा जाएंगे, वो पीले हो जाएंगे, विल्टिंग उनमें जान नहीं रहेगी और वो मुरझा जाएंगे। ठीक है, उनके अंदर जो है वो स्ट्रेंथ और वो जो कुव्वत है वो नहीं रहेगी। ठीक है, वो टोटली तौर पर जो है डेड हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। ठीक है, हमने ये चीज़ क्लियर आउट कर ली अपने माइंड के अंदर। अब हम बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स। ठीक है, फर्टिलाइजर्स यानी कि खादों की क्या इंपॉर्टेंस है, खादें कैसे मेन रोल प्ले करती हैं हमारी लाइफ के अंदर और हमारे प्लांट्स के और हमारी जो है जितनी भी कल्टीवेशन का प्रोसेस है उसके लिए फर्टिलाइजर्स कैसे इंपॉर्टेंट है। एज ह्यूमन कल्टिवेटेड प्लांट्स, इफ वी लर्न दैट एडिशन ऑफ सर्टेन मटेरियल्स टू सोइल समटाइम्स रिजल्ट्स इन प्लांट्स विद डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स, मोर फ्रूट, फास्टर ग्रोथ, मोर अट्रैक्टिव प्लांट्स। अब बहुत सारे जो फार्मर्स हैं वो क्या चाहते हैं कि हमारी जो है पैदावार अच्छी हो। ठीक है, उसमें कुछ मिट्टी के अंदर कुछ ऐसे मटेरियल्स ऐड करवाए जाएँ जिससे हमें ज़्यादा फ्रूट मिल सके, ज़्यादा ग्रोथ हो सके और ज़्यादा कम अमाउंट में ज़्यादा चीज़ें हमें प्रोड्यूस हो सके और बहुत सारे अट्रैक्टिव फ्लावर्स, कलरफुल फ्लावर्स वो प्रोड्यूस हो सकें। सच मटेरियल्स वर नेम्ड एज फर्टिलाइजर्स। इन चीज़ों को नाम दिया गया फर्टिलाइजर्स का, जिसकी वजह से ज़्यादा प्लांट्स की प्रोडक्शन हो जाए, फ्लावर्स ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोड्यूस हो सके और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो इस तरह से जो है ना प्रोडक्शन करवाई जाती है और फिर फर्टिलाइज़र जो है इस तरह से उनकी वजह से जो है ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अटेन की जा सकती हैं। फर्टिलाइजर्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइजर्स हमारे पास दो तरह की हैं, एक है इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स को कैसे कैटेगरी, प्रोडक्शन हो जाए, फ्लावर ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोड्यूस हो सके और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो इस तरह से जो है ना प्रोडक्शन
करवाई जाती है और फिर फर्टिलाइज़र जो है इस तरह से उनकी वजह से जो है ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अटेन की जा सकती हैं। फर्टिलाइज़र्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइज़र्स हमारे पास दो तरह की हैं, एक है इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को कैसे कैटेगराइज किया गया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को कैसे कैटेगराइज कराया गया है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कौन सी होती हैं? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इंक्लूड रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम। जो नेचुरली और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होती हैं जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, तो उन फर्टिलाइज़र्स के अंदर उन खादों के अंदर फॉस्फेट होता है, कुछ सल्फर्स होते हैं और जिप्सम होता है। दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड। और इन जो कुदरती तौर पर जो खादें बनी होती हैं ना, उनको केमिकली उनको खुद से वो चेंज भी नहीं कर सकते। नाइट्रोजन सबसे मेन एलिमेंट है, ज़रूरी एलिमेंट है, जिसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है पानी के अंदर और प्लांट्स को जल्दी से मुहैया भी हो जाती हैं। जबकि इन ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के मटेरियल से बनाई जाती हैं, उनके वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती हैं। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं और ज़्यादा इनकी ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है। और जब ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर क्या होगा? ज़्यादा टाइम की वजह से ये होगा कि प्लांट्स उसको बहुत लेट अपने अंदर डिज़ोल्व करेंगे और इस तरह से सॉइल ड्रेनेज, सॉइल लॉस होगा, एरेशन होगा, ठीक है। और सॉइल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सलाहियत ख़त्म हो जाएगी कि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपने अंदर होल्ड कर सके, उसको अपने अंदर जो है ठहरा सके। इस तरह से आहिस्ता 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 जो मिट्टी है उसकी ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है और मिट्टी जो है वो बंजर होने की तरफ जो है प्रोसीड हो जाती है। इस तरह से फिर सॉइल जो है एरेशन का प्रोसेस होता है, ड्रेनेज सॉइल मिट्टी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से अपनी असल जो सलाहियत है, अपनी असल कुदरतीपन जो है वो खो देती है। ठीक हो गया। और वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना अपना उसमें जो रियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर अपने आहिस्ता आहिस्ता खो देती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइज़र्स। तो फिर इस तरह से जो अब हमारे माहौल को कौन कौन से जो है नुकसानात का सामना करना पड़ता है क्या क्या उनको हाज़र्ड्स यानी कि नुकसानात का सामना करना पड़ता है फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स को लेके। ठीक है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स अफेक्ट द सोइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की, जब वो सोइल के अंदर ऐड हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स ग़िज़ाएँ हैं वो होल्ड यानी कि उसको जज़ब करने की सलाहियत की प्रोडक्शन हो जाए, फ्लावर ज़्यादा अट्रैक्टिव प्रोड्यूस हो सके और ज़्यादा ग्रोथ हो सके। तो इस तरह से जो है ना प्रोडक्शन करवाई जाती है और फिर फर्टिलाइज़र जो है इस तरह से उनकी वजह से जो है ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो अटेन की जा सकती हैं। फर्टिलाइज़र्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड एज इनऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। फर्टिलाइज़र्स हमारे पास दो तरह की हैं, एक है इनऑर्गेनिक और एक ऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को कैसे कैटेगराइज किया गया और ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को कैसे कैटेगराइज कराया गया है, तो हम यहाँ पे वो चीज़ अब डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स कौन सी होती हैं? नेचुरली अकरिंग इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स इंक्लूड रॉक फॉस्फेट, एलिमेंटल सल्फर एंड जिप्सम। जो नेचुरली और इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स होती हैं जो कुदरती तौर पर पाई जाती हैं, तो उन फर्टिलाइज़र्स के अंदर उन खादों के अंदर फॉस्फेट होता है, कुछ सल्फर्स होते हैं और जिप्सम होता है। दीज आर नॉट केमिकली मॉडिफाइड। और इन जो कुदरती तौर पर जो खादें बनी होती हैं ना उनको केमिकली उनको खुद से वो चेंज भी नहीं कर सकते। नाइट्रोजन सबसे मेन एलिमेंट है, ज़रूरी एलिमेंट है, जिसको हम कहेंगे नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो है वो जल्दी डिजॉल्व हो जाती है पानी के अंदर और प्लांट्स को जल्दी से मुहैया भी हो जाती हैं। जबकि ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स के मटेरियल से बनाई जाती हैं, उनके वेस्ट मटेरियल से बनाई जाती हैं। ये ज़्यादा कम्प्लेक्स होती हैं और ज़्यादा इनकी ब्रेक डाउन होने में टाइम लगता है। और जब ब्रेक डाउन होने में ज़्यादा टाइम लगेगा तो फिर क्या होगा? ज़्यादा टाइम की वजह से ये होगा कि प्लांट्स उसको बहुत लेट अपने अंदर डिज़ोल्व करेंगे और इस तरह से सॉइल ड्रेनेज, सॉइल लॉस होगा, एरेशन होगा, ठीक है। और सॉइल के अंदर आहिस्ता आहिस्ता ये सलाहियत ख़त्म हो जाएगी कि वो जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं उसको अपने अंदर होल्ड कर सके, उसको अपने अंदर जो है ठहरा सके। इस तरह से आहिस्ता 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 जो मिट्टी है उसकी ज़रख़ेज़ी ख़त्म हो जाती है और मिट्टी जो है वो बंजर होने की तरफ
जो है प्रोसीड हो जाती है। इस तरह से फिर सोइल जो है एरेशन का प्रोसेस होता है। ड्रेनेज सोइल मिट्टी जो है वो बहुत आहिस्ता आहिस्ता से अपनी असल जो सलाहियत है, अपनी असल कुदरतीपन जो है वो खो देती है। ठीक हो गया। और वो अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ना अपना बिल्कुल वो जिसे कहते हैं ना अपना उसमें जो रियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो फिर अपने आहिस्ता आहिस्ता खो देती है। ठीक है। यहाँ पे अब हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स। तो फिर इस तरह से जो अब हमारे माहौल को कौन कौन से जो है नुकसानात का सामना करना पड़ता है क्या क्या उनको हाजर्ड यानी कि नुकसानात का सामना करना पड़ता है फर्टिलाइजर्स आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स को लेके। ठीक है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। द मैसिव क्वांटिटीज़ ऑफ इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स अफेक्ट द सोइल न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी। जो ज़्यादा क्वांटिटी होती है ना इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की, जब वो सोइल के अंदर ऐड हो जाती है तो उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स गज़ाएँ हैं प्रोसेस होता है और इस तरह से नाइट्रोजन जो है फर्टिलाइजर्स में बाज़-औक़ात ग्रीन ऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज़ कर देती है। अमोनिया गैस भी जो है फर्टिलाइज़र से निकलती है इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र से। और एक्स्ट्रा अमोनिया जो है अगर ज़्यादा हो जाए सोइल के अंदर तो वो एसिडिटी बढ़ा देता है, तेज़ाबियत बढ़ा देता है सोइल के अंदर। और बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र्स में जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देती हैं। जो रिप्रोडक्शन रेट है, ठीक है, उसको जो है बढ़ाने के लिए और बाज़ औक़ात उसमें बहुत सारी एक्सेसिव प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इस तरह से जो है ना एनवायरनमेंट के लिए जो फर्टिलाइज़र्स हैं ना आर्टिफिशियल फर्टिलाइज़र्स इनऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स बहुत सारे कॉजेज़ और सिम्पटम्स जो है प्रोड्यूस करती है। जो ज़्यादा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स एक्सेसिव अमाउंट में अगर वो भी ज़्यादा हो जाएँ तो इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम्स पैदा होती हैं। क्योंकि उसके नाइट्रेट ज़्यादा होता है, ठीक है, जो कि सॉल्युबल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जो है सॉइल के अंदर से निकाल देता है, जिसकी वजह से जो है मेन न्यूट्रिएंट्स निकल जाते हैं और पीछे कुछ इतना ख़ास रह नहीं जाता और वो भी सॉइल की यानी कि उसको डिस्ट्रॉय कर देता है पूरी तरह मुकम्मल तरीके से। उसको जो है डिस्ट्रॉय कर देता है, उसकी लेवल को पीएच लेवल को मुकम्मल तरीके से ख़राब कर देता है। तो यहाँ पे जो है इन्वायरमेंटल हैज़र्ड्स जो है ये वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ठीक है, इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइज़र्स और इन्वायरमेंटल जो है हाजर्स, ठीक है, फर्टिलाइज़र्स की वजह से, खादों की वजह से। तो यहाँ पे हमारे ये वाले टॉपिक्स कंप्लीट हो जाते हैं। अब हम जो है अपने लास्ट जो है बट नॉट लीस्ट उन टॉपिक्स की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट फर्दर टॉपिक्स की तरफ जो हमारे। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। पहले जो इससे प्रीवियस टॉपिक्स हमने पढ़े इम्पोर्टेंस ऑफ फर्टिलाइजर्स, इन्वायरमेंटल हैजर्ड्स रिलेटेड टू फर्टिलाइजर्स यूज। अब जो हमारा इसके बाद जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ह्यूमन फूड। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन एंड अदर एनिमल्स आर रिलेटिवली कम्प्लेक्स एज कम्पेयर टू प्लांट्स। प्लांट्स की निस्बत जो न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट्स हैं एनिमल्स में ह्यूमंस में ज़्यादा कम्प्लेक्स हैं। जैसे कि एनिमल्स जो हैं न्यूट्रिएंट्स लेते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, विटामिन्स। एनिमल्स से जो है बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स ह्यूमंस अपनी पूरी करते हैं, इंसान अपनी पूरी करते हैं। बिसाइड्स दिस न्यूट्रिएंट्स दे आर आल्सो रिक्वायर वाटर। न्यूट्रिएंट्स के अलावा, ग़िज़ाओं के अलावा, बहुत सारी न्यूट्रिएंट्स के अलावा जो ह्यूमन बीइंग्स और एनिमल्स उन्हें पानी की भी बहुत सख्त ज़रूरत होती है। सबसे पहले जिस न्यूट्रिएंट की बात की जाए वो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स आर द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल एनिमल्स। तमाम जानवरों के लिए कार्बोहाइड्रेट्स एक बहुत बुनियादी सोर्स है। अबाउट हाफ टू 2 to 3 ऑफ द टोटल कैलोरीज एवरी एनिमल कंज्यूम्स डेली आर फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स। बहुत सारे जानवर ऑलमोस्ट 2.5 3 जो है कैलोरीज एक दिन में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स से लेते हैं।
ग्लूकोज इज द मोस्ट ऑफन यूज कार्बोहाइड्रेट फॉर एनर्जी। एनर्जी के लिए ग्लूकोज सबसे अहम कार्बोहाइड्रेट है इस्तेमाल होने वाला। अदर यूजफुल कार्बोहाइड्रेट आर माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च। कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन 0.4 कैलोरीज पर ग्राम के हिसाब से उसमें 0.4 कैलोरीज मौजूद हैं। Humans get carbohydrates from the food like bread, pastas, beans, potatoes, bran, rice and cereals। लेकिन तकरीबन मुख्तलिफ चीज़ों से जो ह्यूमन बींग्स अपना कार्बोहाइड्रेट्स को पूरा करते हैं। तो ये जो कार्बोहाइड्रेट्स है ये बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि एनर्जी का बेसिक सोर्स है। इसके बाद हमारे पास जो है ग्लूकोज का, इसमें जो कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन है एटम वो करता है डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की निस्बत वो करता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे जो लिपिड्स हैं उनके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। जो लिपिड्स हैं अनसैचुरेटेड फैटेट्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले लिपिड्स होंगे वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। बटर के आपको पता है उसमें 70% सैचुरेशन है और 30% अनसैचुरेशन है, ठीक है। जैसे हमारा जो बटर है उसमें 70% सैचुरेटेड है, MCQs याद रखिएगा, और 30% अनसैचुरेटेड है। इसके बाद ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स नियरली 75% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सनफ्लावर ऑयल के पास 75% जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। लिपिड्स जो हैं इसका काम है मेम्ब्रेन्स झिल्लियाँ बनाना। द शीट सराउंडिंग न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द जो शीट होती है वो बनाना और कुछ हार्मोन्स बनाना। लिपिड्स जो है बहुत यूजफुल एनर्जी सोर्स है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम लिपिड्स के पास 9 किलो कैलोरीज है एनर्जी की। इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स कहाँ से मिलता है, सोर्स कहाँ से? मिल्क, बटर, चीज, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट, ये सब लिपिड्स का ही मजमूआ है। इसमें जो कार्बन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में जो कार्बन है एटम वो करता है डबल बॉन्डेड इन प्लेस ऑफ हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम की निस्बत वो करता है डबल बॉन्डेड कार्बन एटम। जनरली द लिपिड्स कंटेनिंग सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, जैसे जो लिपिड्स हैं उनके पास सैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं जो कि रूम टेम्परेचर पे सॉलिड होते हैं। जो लिपिड्स हैं अनसैचुरेटेड फैटेट्स होते हैं जो कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड वाले लिपिड्स होंगे वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड होंगे। बटर के आपको पता है उसमें 70% सैचुरेशन है और 30% अनसैचुरेशन है, ठीक है। जैसे हमारा जो बटर है उसमें 70% सैचुरेटेड है, MCQs याद रखिएगा, और 30% अनसैचुरेटेड है। इसके बाद ऑन द अदर हैंड सनफ्लावर ऑयल कंटेन्स नियरली 75% सैचुरेटेड फैटी एसिड्स। सनफ्लावर ऑयल के पास 75% जो है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं। लिपिड्स जो हैं इसका काम है मेम्ब्रेन्स झिल्लियाँ बनाना। द शीट सराउंडिंग न्यूरॉन्स के इर्द गिर्द जो शीट होती है वो बनाना और कुछ हार्मोन्स बनाना। लिपिड्स जो है बहुत यूजफुल एनर्जी सोर्स है। 1 ग्राम ऑफ लिपिड कंटेन्स 9 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम लिपिड्स के पास 9 किलो कैलोरीज है एनर्जी की।
इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स कहाँ से मिलता है, सोर्स कहाँ है, मिल्क, बटर, चीज, मटन, फिश, मस्टर्ड सीड्स, कोकोनट एंड ड्राई फ्रूट्स, ये सब लिपिड्स का ही मजमुआ है। अब हमारे कार्बोहाइड्रेट्स भी हो गया, लिपिड्स हो गया। अब हम बात करते हैं प्रोटीन्स की, ठीक है। प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड। सबसे पहले तो याद रख लें, प्रोटीन्स आर कंपोज्ड ऑफ अमाइनो एसिड्स, के प्रोटीन जो है अमाइनो एसिड से मिलके बने होते हैं। प्रोटीन्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका बहुत ही इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है प्रोटीन, ठीक है। मेम्ब्रेन्स एंड ऑर्गेनेलिस, बहुत सारे सेल के अंदर ऑर्गेनेलिस बनाने में और झिल्लियां बनाने में प्रोटीन का बहुत अहम रोल है। दे आर आल्सो द मेजर कंपोनेंट ऑफ मसल्स बनाने में, लिगामेंट्स बनाने में और टेंडन्स बनाने में। यानी कि जो हमारे शोल्डर मसल्स है इसके अंदर जो लिगामेंट्स है, टेंडन्स है, जो हमारी मसल्स को बोन्स के साथ जोड़ते हैं, ठीक है, सारे वो पार्ट्स उनको बनाने में ये प्रोटीन का ही मेन रोल है। सो वो यूज प्रोटीन फॉर ग्रोथ। तो प्रोटीन को हम इस्तेमाल करते हैं, प्रोटीन जो है बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट फॉर ग्रोथ, ठीक है। प्रोटीन साइटोप्लाज्म के लिए इम्पोर्टेंट है, सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनेलिस हैं, मेम्ब्रेन्स हैं, लिगामेंट्स, ठीक है, टेंडन्स और मसल्स बनाने में प्रोटीन का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद बात की जाए, सो वो यूज प्रोटीन फॉर ग्रोथ। मैनी प्रोटीन्स प्ले रोल एज एंजाइम्स, बहुत सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स के तौर पर भी काम करते हैं टू एक्टिवेट और टू जो है एक्टिव साइट्स को अटैचमेंट करने में। प्रोटीन कैन आल्सो बी यूज फॉर गेनिंग एनर्जी, एनर्जी गेन करने में, यानी कि एनर्जी को गेन करने में प्रोटीन्स का बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। इसके बाद 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन कंटेन्स 4 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी। 1 ग्राम प्रोटीन के अंदर 4 किलो कैलोरीज एनर्जी की मौजूद हैं। डाइटरी सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन हमें कहाँ से मिलता है जी, मीट से, गोट से, अंडों से, ग्रेन्स, चने, दालें, जो भी जितनी चीज़ें, लेग्यूम्स, फलियाँ, ठीक है, एंड डेयरी प्रोडक्ट्स और दूध से बनी हुई जितनी भी चीज़ है, मिल्क, चीज़, व्हाटएवर, तो दीज आर द मेन सोर्स ऑफ प्रोटीन्स। अब हम बात करते हैं अपने मिनरल्स की। मिनरल्स क्या होते हैं, मिनरल्स होते हैं मादनियात। मिनरल्स क्या होते हैं, मादनियात। मिनरल्स की अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, मिनरल्स की अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है। Minerals are inorganic element that originate in the earth and cannot be made in the body. ये बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता, cannot produce in body, ये बॉडी के अंदर नहीं पाया जाता मिनरल्स, जबकि ये अर्थ पे जो है पैदा होता है। दे प्ले रोल इन वेरियस बॉडी फंक्शन एंड आर नेसेसरी टू मेंटेन हेल्थ, हेल्थ को मेंटेन रखने में और बहुत से बॉडी फंक्शंस को परफॉर्म करने में मिनरल्स का बहुत अहम रोल है। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन ह्यूमन डाइट कैम डायरेक्टली फ्रॉम प्लांट्स, वाटर और इनडायरेक्टली फ्रॉम एनिमल फूड्स। जो एनिमल जो है फूड खाते हैं और फिर एनिमल्स को हम खाते हैं, तो इस तरह से इनडायरेक्टली तौर पर एनिमल से हमें वो प्रोटीन मिनरल्स मिल जाते हैं और प्लांट से सब्जियों के थ्रू, ठीक है, हमें मिल जाते हैं वो मिनरल्स। मिनरल्स आर कैटेगराइज्ड इन मेजर एंड ट्रेस मिनरल्स। मिनरल्स दो तरह की कैटेगरी हैं, 2 वेज, ठीक है। एक मिनरल ट्रेस मिनरल, एक हो गया हमारे पास ट्रेस मिनरल और दूसरा हमारे पास हो गया ट्रेस और एक हो गया मेजर मिनरल, ठीक है। ट्रेस मिनरल्स वो मिनरल्स
जो कि हम कम अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मेजर यानी कि जो हम हाई लार्ज अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं मिनरल्स, जैसे 100 मिलीग्राम, ठीक है, और उससे ज़्यादा भी मिनरल्स हम इस्तेमाल कर लें, वो के मिनरल। और ट्रेस मिनरल्स वो जो हम 100 मिलीग्राम से पर डे रोज यानी कि 100 मिलीग्राम से कम अमाउंट में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बताया हुआ मिनरल्स और उनका बॉडी में किरदार। मेजर मिनरल सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, ये मेजर मिनरल्स हैं। जबकि ट्रेस मिनरल्स है आयरन, जिंक, कॉपर, क्रोमियम, फ्लोराइड, आयोडीन, जैसे कि हमारे नमक में होता है, और आयोडीन का काम है हमारे थायराइड के फंक्शन को बेहतर बनाना, ठीक है। फ्लोराइड जो है बोन मिनरल्स, बोन की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, ठीक है। और लेकिन फ्लोराइड अगर ज़्यादा प्रोड्यूस हो, ज़्यादा इसकी इनटेक किया जाए तो हमारे दांतों को ख़राब करने में इसका मेजर रोल है। क्रोमियम हेल्प्स इन इंसुलिन एक्शन, इंसुलिन कम ज़्यादा उसको कंट्रोल करना क्रोमियम के हाथ में है। कॉपर जो है ये एंजाइम कोफैक्टर है, एंजाइम का काम करता है। जिंक है एड्स इंसुलिन एक्शन, हेल्पिंग ग्रोथ इन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन और ग्रोथ में हेल्प करने में, और क्या करने, रिप्रोडक्शन हमने तौलीदी में है, वाउंड्स हील स्लोली, और जिस जख्म है वो आहिस्ता आहिस्ता भरेंगे। आयरन प्लेज अ मेजर रोल इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज। ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने में और ऑक्सीजन को स्टोर करने में इसका मेजर रोल है, ठीक है। इसके बाद इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल्स एंड मायोग्लोबिन इन मसल सेल्स। तो आयरन जो है ये एक कंपोनेंट है, ठीक है, हीमोग्लोबिन, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक है हमारे पास, एक है हमारे पास मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो ब्लड के अंदर होता है, ठीक है, ब्लड, और मायोग्लोबिन जो मसल्स के अंदर होता है। हीमोग्लोबिन टेस्ट होता है ना, HB टेस्ट, जिससे पता लगता है हमारी बॉडी में कितनी कमी है या नहीं है कमी, ठीक है। इसके अलावा सेलुलर एनर्जी जो बॉडी में प्रोड्यूस होती है वो उसे आयरन की जरूरत होती है। इट एक्ट्स एज अ कोफैक्टर मेनी एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, बहुत सारे एंजाइम्स को सेलुलर रेस्पिरेशन करने में कोफैक्टर का काम करता है। आयरन का काम है कि हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से फ्रेश रखे, हमारे इम्यून सिस्टम को जो है बेहतर बनाना आयरन का काम है, ठीक है। उसके बाद ह्यूमन गेट्स आयरन रेड मीट, ठीक है, रेड मीट यानी कि जो बड़ा गोश्त होता है उससे, एग योग, बीफ वगैरह से आयरन मिलता है। फिश खाने से, वीट गंदम खाने से, स्पिनिश पालक खाने से, मस्टर्ड, ठीक है, और सरसों खाने से। अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो ये अनीमिया की इसकी डेफिशिएंसी जो होगी उसको कहेंगे एनीमिया, ठीक है। एनीमिया खून की कमी को कहते हैं। अगर ये तो मतलब हर तीसरे चौथे बच्चे के अंदर, बड़ों में और बूढ़ों में, हर तीसरे चौथे इंसान के अंदर जो है खून की कमी पाई जा रही है। हमारी बॉडी में एनर्जी चाहिए, हमारी बॉडी इसको कंज्यूम कर लेती है। द फॉलोइंग चार्ट, ये कुछ चार्ट है जो बताता है प्रोटीन्स का, वेजिटेबल्स का, ठीक है। ब्रेड है इनके, रोटी, इतने कार्बोहाइड्रेट, इतने लिपिड्स और इतने प्रोटीन्स इसमें प्रोड्यूस है। अच्छा, रिलेशन ऑफ बैलेंस डाइट विद एज, जेंडर एंड एक्टिविटी, हम कितना काम कर रहे हैं उसकी वजह से हमें हमारे काम के अकॉर्डिंग, हमारी एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी में कितनी न्यूट्रिशन चाहिए, वो सारा कुछ बच्चों में, बड़ों में, बूढ़ों में कितनी हद तक कितनी इनटेक होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें एक पर्सन को पता होना चाहिए। आप इतना खाएंगे तो आपकी इतनी बॉडी को सूट करेगा, लगेगा, क्योंकि ज़्यादा ओवर ईटिंग करना भी इंसान के लिए नुकसान है। तो इसी तरह आप अपनी डाइट को बैलेंस लेके चलते हैं, आप अपनी भूख के मुताबिक खाएं और आप अपनी जो है कुछ गुंजाइश भी रखें ताकि आपकी बॉडी ओवरलोड ना हो। अच्छा, तो हमारा आज का जो पार्ट 1 है ना न्यूट्रिशन का, वो यहाँ पे एंड हो जाता है। उम्मीद है कि न्यूट्रिशन के पार्ट 1 के लेक्चर्स की आपको मेरे अच्छी तरह से समझ आई होगी, आप लोग हर चीज़ को बहुत बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर गए होंगे। इंशाल्लाह फर्दर जो पार्ट 2 है उसके अंदर बहुत सारी डिटेल्स जो है मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट लेक्चर में शेयर करूँगी।
तो तब तक के लिए जो है अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन में एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।